नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका जेवी एनसीआरबी मेड सिंपल के इस चैनल में। ये हमारा पार्ट 3 लेक्चर है, यूनिट नंबर 5 ऑफ बीएफएम, जो कि आप जानते हैं फैसिलिटीज टू एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर। तो हम लोग आज प्री शिपमेंट फाइनेंस के डिस्कशन को शुरू करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। प्री शिपमेंट फाइनेंस बेसिकली एक्सपोर्ट करने से पहले पैसा चाहिए होता है, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, लेबर, सबके लिए। इसी के लिए तो होता है हमारा प्री शिपमेंट फाइनेंस। तो जिसको आप लोग दूसरे टर्म में आप पैकिंग क्रेडिट लोन भी बोलते हैं। आइदर यू कॉल इट प्री शिपमेंट फाइनेंस और यू कॉल इट पैकिंग क्रेडिट लोन, बोथ आर द सेम, राइट। प्री शिपमेंट फाइनेंस और पैकिंग क्रेडिट लोन, तो या पीसीएल भी कहते हैं। तो इसका कंसेप्ट क्या है, सिंपल वर्ड में बोले तो प्री शिपमेंट फाइनेंस का मतलब वर्किंग कैपिटल एडवांस जो एक्सपोर्टर को दिया जाता है। लिखा है ना, वर्किंग कैपिटल एडवांस जो एक्सपोर्टर को दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? प्रोक्योर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, या मैन्युफैक्चर करने के लिए, राइट, शिपमेंट से पहले और बिफोर द शिपमेंट। तो ये सब कारणों से दिया जाता है। प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स बिफोर द शिपमेंट। सिंपल सी बात है कि एक्सपोर्ट ऑर्डर कंफर्म हो गया, अब पैकिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए पैसा चाहिए तो बैंक से पीसीएल ले लो। मतलब ऑर्डर आपका कंफर्म हो गया, आपको पैक करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, इसके लिए पैसा चाहिए तो बैंक से पीसीएल ले लो, यही मतलब है। तो इसमें की आइडिया क्या है दोस्तों, कि ये जो लोन है शिपमेंट से पहले के सारे के खर्चे कवर करता है, राइट, ऑल द कॉस्ट प्रायर टू द शिपमेंट। तो इसमें आपका पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, लेबर, ये सब के सब आते हैं। और याद रखिएगा, ये पैसा एक्सपोर्ट प्रोसीड से ही रिपे करना होता है। लिखा है ना, लिक्विडेटेड फ्रॉम द एक्सपोर्ट प्रोसीड। मतलब ये हुआ कि आपको जो पेमेंट करना है, ऑब्वियसली बात है, बैंक लोन देगी तो आपको रिपे तो करना ही पड़ेगा ना। तो जो आपको जो एक्सपोर्ट से पैसा मिलेगा उसी से लिक्विडेट होगा। मतलब कि जब आपको एक्सपोर्ट का पैसा मिलेगा उससे पीसीएल एडजस्ट होगा, यही कर रहा है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है, रूल क्या है वो देखिए। पीसीएल तभी मिलेगा जब फर्म एक्सपोर्ट ऑर्डर या लेटर ऑफ क्रेडिट हो, राइट। तो जब आपका एक्सपोर्ट ऑर्डर फर्म रहे या लेटर ऑफ क्रेडिट रहे तभी आपको पीसीएल मिलेगा। हाँ, स्पेशल केस में ऑर्डर या एलसी वेव हो सकता है, वो स्पेशल केस है, हम लोग आगे बात करेंगे। और जो भी अप्रेजल होगा वो आरबीआई, डीजीएफटी, ईसीजीसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही होगा। तो इसका मेमोरी ट्रिक, तो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि एक्सपोर्टर है, इसको कंफर्म्ड एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया। एक एक्सपोर्टर को कंफर्म्ड एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया, राइट। पैकिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए पैसा चाहिए, बैंक से पीसीएल ले लिया। जब एक्सपोर्ट का पैसा आया उससे लोन रिपे कर दिया। ये है ना, इसको एक्सपोर्टर को कंफर्म्ड एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला, पैकिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए पैसा चाहिए उसे, तो उसने बैंक से पीसीएल ले लिया, और जब एक्सपोर्ट का पैसा आया उसने लोन को रिपे कर दिया। तो मास्टर टिप यही है दोस्तों कि देखिए, प्री शिपमेंट में वर्किंग कैपिटल होता है एक्सपोर्ट का, और इसको लिक्विडेट करना है एक्सपोर्ट के प्रोसीड से ही। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है। चलिए एक दो रूल्स को देख लेते हैं। रूल क्या कर रहा है कि पीसीएल केवल कंफर्म्ड ऑर्डर या एलसी के अगेंस्ट ही अलाउड है, पहली बात। और दूसरी बात है कि आरबीआई, डीजीएफटी, ईसीजीसी नॉर्म से कंप्लाई होना चाहिए। चलिए आप कुछ एमसीक्यूज में अप्लाई कर लेते हैं इस कंसेप्ट को। सवाल है कि पैकिंग क्रेडिट लोन के लिए क्या क्या जरूरी है? आईसी कोड नहीं, एक्सपोर्ट ऑर्डर और एलसी। दोस्तों आईसी यहाँ पे देखिए, इनमें सभी चीज जरूर, सभी कंडीशन जरूरी है। आईसी कोड भी चाहिए, एक्सपोर्ट ऑर्डर भी चाहिए, केवाईसी कॉम्प्लायंस भी चाहिए, एक्सपोर्ट। प्री शिपमेंट फाइनेंस को कैसे लिक्विडेट करते हैं? तो लिक्विडेट करने का एक ही तरीका है, एक्सपोर्ट के प्रोसीड से लिक्विडेट करो। ठीक है, बी नंबर करेक्ट है। अब आइए, तो प्री शिपमेंट फाइनेंस एक्सपोर्ट के लिए एडवांस पेमेंट है जो शिपमेंट के पहले के खर्चे कवर करते हैं, सिंपल सी बात है। अब इसमें चेकलिस्ट की बात की जा रही है। तो चेकलिस्ट में क्या है, अब आपको पहले बताया कि आईसी कोड होना चाहिए, एक्सपोर्टर इंपोर्टर का कोड होता है। फिर बोरोवर बैंक का कस्टमर हो, आरबीआई के कॉशन लिस्ट में ना हो, ईसीजीसी के स्पेसिफिक अप्रूवल एक होता है, एसएएल होता है, उसमें ना हो। इसके पास ऑर्डर एग्जीक्यूट करने की क्षमता होनी चाहिए, कंफर्म्ड एक्सपोर्ट ऑर्डर हो या एलसी हो, केवाईसी कॉम्प्लायंस हो, ये सभी चीजें जरूरी है। तो अब इसमें आरबीआई का क्या गाइडलाइन कहता है वो जरा देखिए। तो आपको मैंने पहले बताया कि पीसीएल जो होता है एक वर्किंग कैपिटल एडवांस होता है जो एक्सपोर्टर को दिया जाता है एक्सपोर्ट प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, गिवन टू एक्सपोर्टर फॉर एक्सपोर्ट प्रिपरेशन, राइट। तो बैंक इस लोन को सैंक्शन करता है एक्सपोर्ट ऑर्डर या एलसी और आपके ऑपरेटिंग साइकिल के बेसिस पर। तो इट इज सैंक्शन बेस्ड ऑन ऑर्डर और एलसी एंड ऑपरेटिंग साइकिल। इसमें की आइडिया क्या है? की आइडिया यही है कि लोन का अमाउंट, लोन का पीरियड, लोन का इंटरेस्ट एफओबी वैल्यू और एमसीएलआर नॉर्म से लिंक्ड होता है। लिखा है ना, लोन का जो अमाउंट है, पीरियड है और इंटरेस्ट है, विच इज लिंक टू द एफओबी वैल्यू, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू और एमसीएलआर नॉर्म। मतलब जितना एक्सपोर्ट का वैल्यू है तो उसके हिसाब से लोन डिसाइड होता है। ठीक है ना, एक्सपोर्ट के वैल्यू से जो है आपका लोन का अमाउंट डिसाइड होता है।
तो क्वांटम क्या है, कितने समय के लिए, इंटरेस्ट क्या है, वो सब कुछ एफओबी वैल्यू से लिंक्ड होता है। अब इसके फॉर्मूला को जरा बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट रूल हमने ये देखा कि क्रेडिट लिमिट डिपेंड करता है आपके टर्नओवर पे प्लस कॉस्ट ऑफ इनपुट पे, और क्वांटम में बताया कि एफओबी वैल्यू डिसाइड करता है। एफओबी वैल्यू आपने पढ़ रखा है पिछले चैप्टर में, इसको बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, याद है ना, दिस इज कॉल्ड फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, इसको हम लोग फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू बोलते हैं एफओबी वैल्यू को। तो अच्छा, दूसरी बात आती है क्वांटम ने फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू लेते हैं लेकिन उसमें से प्रॉफिट मार्जिन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि मार्जिन भी तो कुछ बैंक मतलब देती है, यानी कि जो बोरोवर है उसको भी कुछ पैसा देना पड़ता है, वो माइनस कर लीजिए, उतना ही क्वांटम सैंक्शन होता है। अच्छा, दूसरी बात होता है ऑर्डर सीआईएफ बेसिस पे होता है, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, तो इसमें जो फ्रेट और इंश्योरेंस का कॉस्ट है वो डिडक्ट कर लीजिए। अब आप बोलिएगा कितना कॉस्ट होता है फ्रेट इंश्योरेंस का, तो यदि सी है, यदि सी रूट है तो 13 से लेके 14%, और यदि एयरवे है, एयरवे में 25%, यही होता है सीआईएफ। ठीक है, तो फ्रेट इंश्योरेंस माइनस करना होता है। अब पीरियड की बात कर लें तो नॉर्मल पीरियड होता है 180 दिन तक, लिखा है ना, नॉर्मल पीरियड 180 डेज, और एक्सटेंशन मिलता है 360 डेज तक। उसके बाद कंसेशनल इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, बियॉन्ड नो कंसेशनल इंटरेस्ट रेट। तो दोस्तों क्वांटम की हमने बात की, एफओबी वैल्यू में से प्रॉफिट मार्जिन माइनस कीजिए तो उतना क्वांटम आपको मिलेगा। और सीआईएफ ऑर्डर की हमने बात की तो इसमें फ्रेट और इंश्योरेंस को माइनस कर लीजिए। सी के लिए बताया 13 से 14%, एयर के लिए बताया 25%, पीरियड बताया नॉर्मल में 180 दिन, और एक्सटेंशन 360 दिन तक होता है। उसके बाद कंसेशनल इंटरेस्ट रेट आपको नहीं मिलेगा। और दोस्तों इसमें एक और पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। इंटरेस्ट तो बता दिया कि आपको ये जो लोन मिलता है वो एमसीएलआर से लिंक्ड होता है इंटरेस्ट। और फिर फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर लें तो डेब्ट इक्विटी रेशियो और मार्जिन नॉर्म काफी फ्लेक्सिबल है, पर वायबिलिटी और इंटीग्रिटी मैंडेटरी है। लिखा है डीईआर एंड मार्जिन नॉर्म्स इज फ्लेक्सिबल बट वायबिलिटी एंड इंटीग्रिटी आर मैंडेटरी। मैं इसका एक लाइन एग्जांपल देता हूं। जैसे देखिए, एक एक्सपोर्टर को सीआईएफ ऑर्डर मिला बाय सी, बैंक पीसीएल सैंक्शन करेगा एफओबी वैल्यू से 14% फ्रेट और प्रॉफिट मार्जिन माइनस करके। लिखा है ना, एक एक्सपोर्टर को सीआईएफ ऑर्डर मिला बाय सी, मिला ये ऑर्डर, तो बैंक क्या करेगा, उसको पीसीएल सैंक्शन करेगा बैंक। ठीक है, कैसे सैंक्शन करेगा पीसीएल, तो जो इसका फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू है, एफओबी वैल्यू है, उसमें से 14% का जो हमारा फ्रेट और प्रॉफिट मार्जिन है वो माइनस कर देता है। क्योंकि पता ही है कि समुद्र से कीजिएगा शिपमेंट तो 13 से लेकर 14% इसका फ्रेट इंश्योरेंस वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो वही बोलता है कि पीसीएल क्वांटम इज एफओबी वैल्यू माइनस प्रॉफिट मार्जिन, पीरियड इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे देखिए की पॉइंट लिखा है, क्वांटम निकालना है तो एफओबी में से प्रॉफिट मार्जिन माइनस कर दीजिए, पीरियड शुड बी लेस देन इक्वल टू 180 डेज, इंटरेस्ट जो रहेगा वो एमसीएलआर के बराबर रहेगा। तो यहाँ पे 2-3 रूल की हमने बात की। पहला रूल है कि एफओबी इज इक्वल टू सीआईएफ माइनस फ्रेट एंड इंश्योरेंस, सी के लिए 13 से 14%, एयर के लिए 25%, मैक्सिमम पीसीएल जो मिलता है 180 दिन के लिए मिलता है, जिसको 360 दिन तक बढ़ा सकते हैं। चलिए कुछ सवाल का जवाब दे देंगे आप, दीजिए तो। फॉर सीआईएफ ऑर्डर डिस्पैच्ड बाय एयर, डिडक्शन फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस इज अप्रॉक्स। तो दोस्तों कितना होता है जी, एयर से यदि आप डिस्पैच कर रहे हैं तो 25% डिडक्शन होगा, है ना। अगला सवाल है बियॉन्ड व्हाट पीरियड डज पीसीएल लूज कंसेशनल इंटरेस्ट पीरियड। तो बताइए कंसेशनल इंटरेस्ट कब लूज कर देता है पीसीएल, तो आपको मैंने बताया कि ये होता है हमारा 360 दिन, एक्सटेंशन बियॉन्ड 360 डेज, सीजेस कंसेशनल इंटरेस्ट एलिजिबिलिटी। आई होप ये याद रहेगा। दोस्तों पैकिंग क्रेडिट लोन का अमाउंट एफओबी वैल्यू से डिसाइड होता है, पीरियड मैक्सिमम 180 दिन की होती है, इंटरेस्ट एमसीएलआर से लिंक्ड होता है। राइट, ये सब पॉइंट हमने अभी देखा। चलिए आगे बात करते हैं अगले कंसेप्ट की ओर, जो कि है हमारा ऑपरेशनल सेफगार्ड, ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर पीसीएल। दोस्तों ये स्टेप बैंक फॉलो करते हैं ताकि मिसयूज ना हो और क्रेडिट डिसिप्लिन मेंटेन रहे। लिखा है ना, these are the RBI mandated safeguard to prevent misuse and to ensure the credit discipline in the pre-shipment finance। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो कंटेंट आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं ये हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम का कंटेंट है। आप यदि इसको एक प्रॉपर ऑर्डर में चाहते हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ऐसे करके डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं सभी यूनिट्स का, आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोल हो सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर। हम लोग मेंटरशिप प्रोग्राम में डेली पीडीएफ, डेली वीडियोज, उस पे शाम में क्विजेज अटेंड करते हैं। आप अपने आप को सेल्फ असेसमेंट कर पाते हैं कि आपको 60% स्कोर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से थ्योरी को पढ़ते हैं और अपना कंसेप्चुअल क्लैरिटी करते हैं और दोस्तों एक कमांड लाते हैं सब्जेक्ट पे। और दोस्तों बीएफएम क्यों नहीं निकलेगा यदि आपका कमांड रहे सब्जेक्ट पे, और कमांड लाने का एक ही फंडा है, एक ही मूल मंत्र है, क्विजेज अटेम्प्ट करना। लेकिन क्विज कैसे अटेम्प्ट करें जब कंसेप्ट, ठीक है, बैंक एलसी या कॉन्ट्रैक्ट के रिवर्स पर सैंक्शन डिटेल लिखता है ना, जो एलसी रहता है ना या जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसके रिवर्स पर सैंक्शन डिटेल लिखता है कि हाँ इस एलसी के अगेंस्ट ये सैंक्शन हुआ है, समझे।
तो वही चीज लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है क्रेडिट रिपोर्ट, मतलब बैंक फॉरेन बायर का क्रेडिट स्टेटस चेक करता है। लिखा है कि बैंक मस्ट ऑब्टेन क्रेडिट स्टेटस ऑफ द फॉरेन बायर, इसको बोलते हैं क्रेडिट रिपोर्ट। तीसरा आता है स्टॉक स्टेटमेंट, मतलब कि एक्सपोर्टर को रेगुलर स्टॉक स्टेटमेंट देने होते हैं। तो हमारे जो एक्सपोर्टर होते हैं इनको सबमिट करना पड़ता है रेगुलर स्टॉक स्टेटमेंट। जो भी गुड्स फाइनेंस किए हैं उसके लिए रेगुलर स्टॉक स्टेटमेंट देना होता है। फिर लिखा है एलसी वेरिफिकेशन, यानी बैंक एलसी इशूइंग बैंक की स्टैंडिंग वेरीफाई करता है, राइट। तो ये एलसी वेरिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि बैंक मस्ट चेक स्टैंडिंग ऑफ एलसी इशूइंग बैंक। बैंक क्या करता है कि जो एलसी इशूइंग बैंक है उसकी स्टैंडिंग वेरीफाई करेगा। फिर लिखा है कंट्री रिस्क। कंट्री रिस्क का मतलब क्या हुआ कि दोस्तों बायर के कंट्री का पॉलिटिकल और फाइनेंशियल रिस्क एसेस होता है, कि जो बायर है उनका पॉलिटिकल और फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, राइट, बायर कंट्री का। और ईसीजीसी कॉम्प्लायंस। हाँ, एक चीज और है दोस्तों, अभी हम लोग आगे अगले चैप्टर में बात करेंगे। एक होता है इंश्योरेंस के ट्रूप में ईसीआईबी डब्ल्यूटीपीसी या डब्ल्यूटीपीएस। अगर ईसीआईबी डब्ल्यूटीपीसी या डब्ल्यूटीपीएस कवर है तो ईसीजीसी को 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना आवश्यक है। सैंक्शन के 30 दिन के अंदर आप जो है ईसीजीसी को इन्फॉर्म कीजिए कि हाँ इस एलसी के अगेंस्ट जो है प्री सैंक्शन लिमिट प्री शिपमेंट फाइनेंस किया गया है 30 दिन के अंदर। प्लीज याद रखिएगा, ये ईसीजीसी का कॉम्प्लायंस है। तो मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे बैंक पीसीएल सैंक्शन कर देता है, एलसी के रिवर्स में इंडोर्स कर देता है और ईसीजीसी को 30 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म कर देता है। तो ये 3 काम करना है, समझे। आई होप ये चीज समझ में आ गई होंगी। यही तो बेस्ट तरीका है पढ़ने का दोस्तों। चलिए, तो हमने 3 चीजें सीखी यहाँ से। क्या सीखी देखिए, सबसे पहले बताया कि पीसीएल के सेफ्टी के लिए कोई डुप्लीकेट ना हो, बायर चेक करेंगे, और मतलब बायर का कंट्री चेक होता है और ईसीजीसी को इंटीमेट करना आवश्यक है, ठीक है, वही यहाँ बताया जा रहा है। और दोस्तों ये बातें समझ में आ गई। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ फॉर्मूला फ्लैश कार्ड है, वो भी जरा देख लीजिए। रूल नंबर 1 ये बोलता है कि पीसीएल का जो डिटेल है उसको एलसी के पीछे इंडोर्स कर दो ताकि डुप्लीकेशन को अवॉइड करें। ईसीजीसी को 30 दिन के सैंक्शन के 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म कर दो। समझ में आया। चलिए, कुछ सवाल का जवाब देंगे आप। पहला सवाल है, व्हाई शुड बैंक इंडोर्स पीसीएल डिटेल ऑन एलसी। बैंक क्यों पीसीएल डिटेल को इंडोर्स करे एलसी पे? आरबीआई को इन्फॉर्म करने के लिए नहीं दोस्तों, डुप्लीकेट पीसीएल को प्रिवेंट करने के लिए। एग्जैक्टली ये पॉइंट है। टू कंफर्म एफओबी वैल्यू नहीं, टू कंप्लाई विद ईसीजीसी नहीं। दोस्तों आप तो बोलेंगे इतना सिंपल सवाल एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन दोस्तों जो आपको जो केस स्टडी आता है एग्जाम में उसमें जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो यही तो होता है। यदि बेसिक कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो कैसे वो केस स्टडी आप सॉल्व करेंगे। तो जरूरी ये है कि मैंने आपके मैकमिलन बुक को तोड़ कर, मतलब एक एक लाइन को तोड़कर उस पर एमसीक्यूज बनाया है, उस पर शॉर्ट नोट्स बनाया है, उस पर फॉर्मुला बनाया है, रूल्स बनाए। यानी दोस्तों आपको एकदम कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरना। बूंद आपको समझ में आएगा तो घड़ा तो भरेगा ही ना। तो इसीलिए जरूरी है कि एक एक चीज को समझना। आप समझेंगे किसी प्रकार का केस स्टडी क्यों ना आ जाए, निश्चित रूप से कॉन्फिडेंटली सॉल्व करेंगे उसको हम लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। टाइम लिमिट फॉर इन्फॉर्मिंग ईसीजीसी आफ्टर सैंक्शनिंग पीसीएल अंडर ईसीआईबी कवर। तो यदि ईसीआईबी का कवर मिला हुआ है और पीसीएल सैंक्शन हो गया तो ईसीजीसी को इन्फॉर्म करने का टाइम लिमिट कितना है? तो 30 दिन का समय है। 30 दिन के अंदर आपको ईसीजीसी को इन्फॉर्म करना है। समझ में आया दोस्तों। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लिक्विडेशन ऑफ प्री शिपमेंट फाइनेंस। दोस्तों एक्सपोर्ट आपने कर दिया, अब पैकिंग क्रेडिट लोन को क्लोज भी तो करना जरूरी है। ऐसे 180 दिन बताया था, मैक्स टू मैक्स 360 दिन तक जा सकता है। अगर आप पीसीएल को टाइम पर लिक्विडेट नहीं करते हैं तो रिस्क बढ़ जाता है और ईसीजीसी कवर भी खत्म हो सकता है। चलिए भाषा में, सिंपल भाषा में समझते हैं। लिक्विडेशन का मतलब ही होता है कि प्री शिपमेंट एडवांस को पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में कन्वर्ट करना। आपने जो प्री शिपमेंट फाइनेंस लिया था उसको पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में कन्वर्ट करना, तो यही होता है लिक्विडेशन, ठीक है। लेकिन कब होगा? जब एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट बिल सबमिट करता है। आपने एक्सपोर्ट कर दिया, आपने प्री शिपमेंट क्यों लिया था? क्योंकि आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो चीजें चाहिए थी उसकी जरूरत थी, राइट, तो इसलिए आपने लिया था। अब आपने एक्सपोर्ट भी कर दिया, आपके पास एक्सपोर्ट करने का डॉक्यूमेंट्स है, तो उस डॉक्यूमेंट को जो है बिल है, सॉरी, तो बिल को आपने सबमिट किया बैंक में जाकर, तो बैंक क्या करेगी? प्री शिपमेंट को पोस्ट शिपमेंट में करेगी। सिंपल सी बात है, गुड शिप हो गया, अब पीसीएल को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो इसमें की आइडिया यही है कि शिपमेंट के बाद पीसीएल कंटिन्यू करना रिस्की है और ईसीजीसी नॉर्म्स वायलेट करता है, समझे। इसीलिए बैंक इमीडिएटली क्या करती है? पीसीएल को लिक्विडेट कर देती है और ईसीजीसी भी वायलेट करता है इसी कारण से। तो रूल यही कहता है दोस्तों कि सबसे पहले पीसीएल को लिक्विडेट करो, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस ग्रांट करो एक्सपोर्ट बिल के अगेंस्ट। यू ग्रांट पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस अगेंस्ट द एक्सपोर्ट बिल, ऑटोमेटिकली आपका पीसीएल लिक्विडेट हो जाएगा। दूसरी बात, अगर पोस्ट शिपमेंट लिमिट सैंक्शन नहीं है तो पीसीएल लिमिट को ईयर मार्क करो लिक्विडेशन के लिए। साफ साफ लिखा है ना कि पोस्ट शिपमेंट लिमिट इज नॉट सैंक्शन, ठीक है। तो यहां पे लिखा है कि यदि मान लो पोस्ट शिपमेंट लिमिट सैंक्शन नहीं है तो पीसीएल को ईयर मार्क करो लिक्विडेशन के लिए। अब बैंक डॉक्यूमेंट कलेक्शन बेसिस पर नहीं भेज सकते हैं बिना पीसीएल एडजस्ट किए,
वरना एक WTPCG कवर रिस्क होगा, ये लूज कर लीजिएगा आप। तो बैंक मस्ट नॉट सेंड डॉक्यूमेंट ऑन कलेक्शन बेसिस विदाउट एडजस्टिंग PCL। और अगर एक्सपोर्ट फेल हो जाए, ठीक है, तो एडवांस को लोकल एडवांस ट्रीट कीजिए और डोमेस्टिक पेनल इंटरेस्ट चार्ज कीजिए। मान लीजिए एक्सपोर्ट ही नहीं किया एक्सपोर्टर, तो जो एडवांस आपने दिया था PCL एडवांस, उसको लोकल एडवांस लीजिए और जो डोमेस्टिक पेनल इंटरेस्ट है वो चार्ज कीजिए। और दोस्तों बैंक को ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी या लिक्विडेशन के लिए, दूसरी बात, एग्जिस्टिंग PCL को दूसरे एक्सपोर्ट प्रोसीड से भी लिक्विडेट कर सकते हैं जहां PCL नहीं लिया गया है। मतलब आपका जो PCL अभी है इसको दूसरे एक्सपोर्ट प्रोसीड से भी आप लिक्विडेट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एक्सपोर्ट का पैसा आ गया, उससे भी लिक्विडेट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि पोस्ट शिपमेंट ही लिया जाए। और फिर इंश्योर करें कि एक्सपोर्टर ने सेम प्रोसीड के लिए दूसरे बैंक से PCL नहीं लिया। ये तो डुप्लीकेट PCL के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। इसके लिए क्या किया जाता है कि जो LC या जो हमारा ऑर्डर रहता है उसके बैक साइड में इंडोर्समेंट कर दिया जाता है, वो बिल नंबर, इनवॉइस नंबर लिख दिया जाता है। तो दोस्तों मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे एक्सपोर्टर ने गुड्स शिप कर दिया, एक्सपोर्ट बिल सबमिट किया बैंक में, बैंक ने PCL को पोस्ट शिपमेंट के रेट में कन्वर्ट कर दिया। ये तो बेस्ट एग्जांपल है। तो हमने क्या सीखा दोस्तों, PCL को इमीडिएटली लिक्विडेट करो शिपमेंट के बाद, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में कन्वर्ट करो, ECGC रिस्क को अवॉइड करना। ये बातें समझ में आ गई आपको? मतलब शिपमेंट के बाद PCL को पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में कन्वर्ट करो, वरना रिस्क और पेनल्टी दोनों का चांस है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला फ्लैश कार्ड है, वो जरा देखिए। तो दोस्तों पैकिंग क्रेडिट लोन को क्लोज करने के रूल्स याद रखना जरूरी है। अगर एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, आसान भाषा में समझते हैं। पहला रूल यही कह रहा है कि शिपमेंट के बाद PCL को पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में कन्वर्ट करो। शिपमेंट हो गया तो जो आपका PCL है, प्री पैकिंग क्रेडिट लिमिट है, इसको पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में कन्वर्ट करो। और अगर एक्सपोर्ट फेल हो गया तो इसको फिर लोकल एडवांस के रूप में ट्रीट करो और पेनल इंटरेस्ट डालो। तो यही है शिप, स्विच, सिक्योर। गुड्स को शिप किए, पोस्ट शिपमेंट में स्विच किए, ECGC कवर सिक्योर किए, है ना जी। ये दो फायदा होता है। आपका ECGC जो कवर है वो सिक्योर रहेगा, नहीं तो वो लॉस हो जाएगा। सवाल है व्हाट हैपन इफ द एक्सपोर्ट डज नॉट टेक प्लेस आफ्टर ग्रांटिंग PCL। मतलब आपने PCL ग्रांट कर दिया लेकिन आपने एक्सपोर्ट ही नहीं किया, तो क्या होगा, PCL जारी रहेगा कंसेशनल रेट पे, इसको लोकल एडवांस मान लिया जाएगा पेनल इंटरेस्ट पे। हाँ एग्जैक्टली, एक्सपोर्ट ही नहीं हुआ तो आपका लोकल एडवांस माना जाएगा ना, और पेनल इंटरेस्ट लगेगा। चलिए, वाई सेंडिंग पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट ऑन कलेक्शन बेसिस विदाउट एडजस्टिंग PCL रिस्की। मतलब जो पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट है उसको आपने कलेक्शन बेसिस पे भेज दिया बिना PCL को एडजस्ट किए, ये रिस्की क्यों माना जाता है? तो ऑप्शन में लिखा है लॉस ऑफ ECGC WTPCG कवर, डिले इन पेमेंट रियलाइजेशन, इंक्रीज इन फ्रेट चार्ज, वायलेशन ऑफ DGFT नॉर्म। दोस्तों देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पे बैंक ECGC कवर लूज कर देगा, राइट। बैंक जो है ना ECGC कवर लूज कर देता है, रिस्क बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, लॉस ऑफ ECGC WTPCG कवर। तो कहने का मतलब यही हुआ दोस्तों कि शिपमेंट के बाद PCL को तुरंत पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में कन्वर्ट करो, वरना पेनल इंटरेस्ट और ECGC रिस्क दोनों का चांस है। आइए आगे बात करते हैं स्पेशल केस फॉर पैकिंग क्रेडिट एडवांस। तो दोस्तों सबसे पहला आता है हमारा पैकिंग क्रेडिट लोन के लिए कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं जहां RBI एक्सेप्शन अलाउ करता है, राइट। तो वो स्पेशल केस की बात करते हैं वेयर RBI परमिट सर्टेन एक्सेप्शन फॉर ग्रांटिंग PCL पैकिंग क्रेडिट एडवांस। तो चलिए इजी भाषा में समझते हैं कौन से केस में PCL मिल सकता है। तो देखिए सबसे पहले नॉर्मली PCL के लिए एक्सपोर्ट ऑर्डर या LC जरूरी होता है ना। PCL तभी मिलेगा ना जब आप एक्सपोर्ट ऑर्डर LC देंगे, पर कुछ स्पेशल केस में बैंक PCL दे सकता है। यह केस RBI ने क्लियरली डिफाइन किया है। पहला केस लिखा है सब सप्लायर फाइनेंस। क्या होता है, अगर एक्सपोर्टर के लिए कोई फर्स्ट लेवल सब सप्लायर काम कर रहा है तो उसको भी PCL मिल सकता है अंडर रूपी क्रेडिट स्कीम। स्कीम का नाम क्या है, रूपी क्रेडिट स्कीम। तो सब सप्लायर फाइनेंस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक्सपोर्टर है, उसके लिए कोई फर्स्ट लेवल सब सप्लायर काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी PCL मिल सकता है, उस फर्स्ट सप्लायर को भी PCL मिलेगा। होता है ना जी, सप्लायर कोई और होता है, वो जो पहले लेवल पे होता है उसको भी PCL मिल सकता है। कंडीशन यही है कि बैंक इनलैंड LC ओपन करे एट द रिक्वेस्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर होल्डर। तो इनलैंड LC मस्ट बी ओपन बाय द बैंक एट द रिक्वेस्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर होल्डर। तो ये कहलाता है हमारा सब सप्लायर फाइनेंस। मतलब कि सब सप्लायर फाइनेंस, सब सप्लायर को भी PCL अलॉट है, सिंपल भाषा में बोले तो। अच्छा, दूसरा होता है रनिंग अकाउंट फैसिलिटी। देखिए PCL बिना प्रायर LC या बिना ऑर्डर के भी अलॉट होता है यदि एक्सपोर्ट की नीड जेन्युइन मानी जा रही है, यदि LC या ऑर्डर रीजनेबल टाइम में प्रोड्यूस करना होगा। अभी मान लीजिए आपने नहीं प्रोड्यूस किया, लेकिन आपको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा, आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी जो है आप रनिंग PCL करवा सकते हैं बिना प्रायर LC और ऑर्डर का। और अगर कमोडिटी जो है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में है
ठीक है, और एलसी और ऑर्डर विद इन 1 मंथ हो। समझे बात को? तो पीसीएल बिना प्रायर एलसी ऑर्डर का भी अलाउड है इफ एक्सपोर्टर की नीड जेन्युइन है, एक्सपोर्टर का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, एलसी ऑर्डर रीजनेबल टाइम में प्रोड्यूस करना होगा बैंक पॉलिसी के हिसाब से, और अगर कमोडिटी सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में है तो एलसी ऑर्डर विद इन 1 मंथ मिल जाएगा। ठीक है, 1 महीना का समय मिलता है यदि कमोडिटी सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंदर है तो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड एक्सपोर्टर का अच्छा होना जरूरी है, तभी बैंक पीसीएल ग्रांट करेगी। कुछ और कंडीशन भी है, ये सवाल बार बार आता है। देखिए, ऑयल सीड एक्सपोर्ट यदि करना है आपको तो इस केस में ऑयल के लोकल सेल प्रोसीड से पीसीएल लिक्विडेट करना है 30 दिन के अंदर। ठीक है, तो जो आपने लोकल सेल किया, ठीक है, ऑयल का, उसको आपने पीसीएल लिया, आपने बेच दिया, ठीक है, लोकल सेल किया, तो 30 दिन के अंदर आपको पीसीएल लिक्विडेट करना है। कैसे लिक्विडेट करेंगे? या तो पोस्ट शिपमेंट वाले में लिक्विडेट कीजिए, या जो आपका एक्सपोर्ट प्रोसीड आया है उससे आप लिक्विडेट कर लीजिए। कुछ रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज होते हैं, वहां पे लाइसेंस चाहिए, नेगेटिव कैटेगरी में एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे एक एक्सपोर्टर है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, बैंक उसको रनिंग अकाउंट फैसिलिटी के अंदर पीसीएल दे देता है बिना इमीडिएट एलसी का। एलसी ना देने के बावजूद भी उसे पीसीएल मिल रहा है। क्यों मिल रहा है भाई पीसीएल? पीसीएल इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, और वो एक टाइम पीरियड बैंक देती है कि इतने दिन में मुझे एलसी दे दो, मुझे जो ऑर्डर है तुम्हारा वो दे दो। समझे? तो यही होता है स्पेशल पीसीएल। किसको किसको दिया जाता है जी? एक तो सब सप्लायर को दिया जाएगा, रनिंग अकाउंट में दिया जाएगा, और जो स्पेशल कमोडिटी रूल होता है उसमें दिया जाता है। तो एक बार रिकॉल कर लीजिए, रूल नंबर 1 ये है कि देखो, एलसी या ऑर्डर जो है 1 महीना के अंदर प्रोड्यूस करना पड़ेगा सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कमोडिटी के लिए, इसको बोलते हैं हम लोग एससीसी कमोडिटी। और ऑयल सीड वाला पीसीएल हो उसको 30 दिन के अंदर लिक्विडेट करना है लोकल ऑयल सेल्स। ठीक है, ये 2 बात ध्यान रखेंगे। चलिए अब दोस्तों इस पे 1-2 सवाल कर लेते हैं। अंडर रनिंग अकाउंट फैसिलिटी पीसीएल कैन बी ग्रांटेड विदाउट, बताइए रनिंग अकाउंट फैसिलिटी के अंदर पीसीएल को आप कैसे ग्रांट कर सकते हैं विदाउट आईसी कोड? ऐसा तो है नहीं। प्रायर एलसी और फर्म, हाँ ये सही बात, बिना एलसी और फर्म ऑर्डर का आप रनिंग अकाउंट फैसिलिटी में पीसीएल ग्रांट कर सकते हैं। फिर सवाल कर रहा है कि कमोडिटी जो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल होते हैं उसमें जो एलसी ऑर्डर है उसको पीसीएल ग्रांट के 1 महीने के अंदर 30 दिन के अंदर आपको, या 1 महीना का है, दोनों एक ही चीज होता है, 30 दिन के अंदर सबमिट, 1 महीना के अंदर सबमिट करना है। अब हम लोग प्री शिपमेंट के बारे में सारा डिस्कशन कर लिए। लेट्स शिफ्ट आवर फोकस टू द पोस्ट शिपमेंट। दोस्तों मजा आ रहा है ना? बीएफएम का असली एसेंस आपको मिलता है हमारे इस चैनल पे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। डेली मैं फ्री क्विजेस कंडक्ट करता हूं, सीआईबी से रिलेटेड आपको अपडेट मिलता है, और भी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हम लोग क्लियर डेली बेसिस पे क्लियर करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस की। गुड शिप हो गए, अब एक्सपोर्टर को पैसा चाहिए जब तक फॉरेन बायर पेमेंट भेजे, इसके लिए होता है पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। तो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस मतलब कि एडवांस जो एक्सपोर्टर को शिपमेंट के बाद दिया जाता है एक्सपोर्ट रिसीवेबल और डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट। इसके अगेंस्ट दिया जाएगा जी। तो इसका एक्सपोर्ट रिसीवेबल में बार बार बता रहा हूं कि इसने एक्सपोर्ट कर दिया, पैसा अभी आया नहीं है, इसके पास इनवॉइस है, उसी को कहा जाता है रिसीवेबल। मतलब जो पैसा अभी आना बाकी है उसके अगेंस्ट बैंक क्या करती है? उसके अगेंस्ट बैंक लोन देती है, जिसको हम लोग पोस्ट शिपमेंट एडवांस बोलते हैं। तो एडवांस ग्रांटेड टू एक्सपोर्टर आफ्टर शिपमेंट अगेंस्ट एक्सपोर्ट रिसीवेबल एंड डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें कंसेप्ट यही है दोस्तों कि पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस मतलब कि एडवांस जो एक्सपोर्टर को शिपमेंट के बाद दिया जाता है, इसके बेसिस पे एक्सपोर्ट रिसीवेबल और डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट। तो बैंक डॉक्यूमेंट हैंडल करता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है कि बैंक जो है एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट हैंडल करेगा, फॉरेन बैंक और बायर को भेजेगा। तो यहां देखिए पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस का मतलब एडवांस जो एक्सपोर्टर को शिपमेंट के बाद दिया जाता है एक्सपोर्ट रिसीवेबल और डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट। बैंक डॉक्यूमेंट हैंडल किया, फॉरेन बायर को भेजा और पेमेंट कलेक्ट किया, कलेक्टिंग प्रोसीड, और फिर दोस्तों आरबीआई मॉनिटर करता है कि एक्सपोर्ट बिल का रियलाइजेशन टाइम पे हो। तो इसमें की आइडिया यही है कि यह फाइनेंस शिपमेंट के बाद की प्रोसेस कवर करता है। क्या क्या प्रोसेस? जैसे डॉक्यूमेंट हैंडलिंग, फॉरेन बैंक को भेजना। ठीक है, डॉक्यूमेंट देखिए ये जो फाइनेंस है ना, शिपमेंट का बाद का प्रोसेस जैसे कि डॉक्यूमेंट हैंडल करना, फॉरेन बैंक को भेजना, पैसा कलेक्ट करना, सब कुछ हैंडल करता है। तो इसमें रूल्स और फॉर्मूला यही है कि एक्सपोर्टर के पास एक वैलिड आईसी कोड होना चाहिए, जो कि पहले भी चेक किया जाता है। हर शिपमेंट के साथ ना ईडीएफ या सॉफ्टेक्स फॉर्म सबमिट करना होगा, तो ये तो आपको मैंने पहले बताया था। और जो वैल्यू डिक्लेरेशन है और सर्टिफिकेशन है वो कस्टम करेगी और एसटीपीआई अथॉरिटी करेगी। एडी बैंक रिस्पॉन्सिबल है कॉम्प्लायंस और रियलाइजेशन को मॉनिटर करने के लिए। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे एक्सपोर्टर ने गुड्स को शिप कर दिया, ईडीएफ फॉर्म सबमिट कर दिया अपने एडी बैंक में, और एक्सपोर्ट बिल के अगेंस्ट पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट ले लिया। समझे बात को? तो वही कह रहा है कि देखिए मास्टर टिप यही है कि पोस्ट शिपमेंट में एडवांस मिलेगा शिपमेंट के बाद, और आरबीआई जो है
आरबीआई मॉनिटर्ड रियलाइजेशन के बाद। ठीक है, आई होप ये याद रहेगा। इसका वन लाइन समरी भी है कि पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, शिपमेंट के बाद एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट बिल, आरबीआई कॉम्प्लायंस इज मैंडेटरी। चलिए अब एक दो सवाल कर लेते हैं। सवाल पहला ये कर रहा है कि बताओ कौन सा फॉर्म है जो कि एकम्पनी करेगा इच शिपमेंट फॉर पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। बोलिए, जितना भी शिपमेंट होगा पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस के लिए, उसके लिए कौन सा फॉर्म उसको एकम्पनी करेगा? जीआर फॉर्म, ईडीएफ, सॉफ्टेक्स फॉर्म, एलसी फॉर्म, ईसीजीसी फॉर्म। तो ऑब्वियस सी बात है ईडीएफ और सॉफ्टेक्स फॉर्म ये कंपनी करेगा, राइट? बी नंबर करेक्ट है। हु सर्टिफाई द वैल्यू डिक्लेयर इन द ईडीएफ सॉफ्टेक्स फॉर्म? कौन सर्टिफाई करेगा जी? तो जो हमारी कस्टम और एसटीपीआई अथॉरिटी है ना, जो वैल्यू डिक्लेयर किया है उसको सर्टिफाई करता है कि हाँ ये वैल्यू सही है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस का मतलब यही होता है कि एडवांस जो एक्सपोर्टर को शिपमेंट के बाद दिया जाता है एक्सपोर्ट बिल के अगेंस्ट, है ना? वो एक्सपोर्ट बिल सबमिट किया, उसको एडवांस मिला शिपमेंट के बाद, लेकिन आरबीआई के टाइमलाइन, आरबीआई के कॉम्प्लायंस ये फॉलो करना बहुत ही आवश्यक है। पहला लिखता है डॉक्यूमेंट सबमिशन। आपको मैंने पहले भी बताया था कि देखो जो भी शिपिंग डॉक्यूमेंट है, जो भी ईडीएफ और सॉफ्टेक्स फॉर्म है, इसको एडी बैंक को 21 दिन के अंदर सबमिट कर दो। यदि डिले होता है 21 दिन के बाद तो एडी बैंक कॉन्डोन कर सकता है, यदि जेन्युइन रीजन देते हैं और एविडेंस देते हैं तो मतलब कि आगे बढ़ा सकता है। क्षमा करना होता है कॉन्डोन। समझ में आया दोस्तों? दूसरी बात होती है रुपी फाइनेंस। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि दोनों करेंसी में होता है, फॉरेन करेंसी में भी और लोकल डोमेस्टिक करेंसी में भी। रुपी फाइनेंस का क्या मतलब है कि देखिए बिल परचेज, बिल डिस्काउंट, बिल नेगोशिएशन होता है बिल बाइंग रेट पे, टेनर के बेसिस पे। तो आप देखिए ये दोनों तीनों अलग अलग चीज है। परचेज करना, डिस्काउंट करना, नेगोशिएट करना, ऑल दिस थिंग्स आर डिफरेंट। तो ये तीनों चीज करना है कौन से रेट पे जी? तो ये तीनों चीज करना है हमें बिल बाइंग रेट पे। अब वो भी टेनर बेस्ड होगा। बिल बाइंग रेट जानते हैं ना? यू नो अबाउट बिल बाइंग रेट? क्या होता है बिल बाइंग रेट? तो दोस्तों आपको पता होगा कि लेट्स टॉक अबाउट, मैं आपको थोड़ा सा बिल बाइंग रेट के बारे में बताता हूं। देखिए एक होता है हमारा बिल बाइंग रेट, इसमें एक्सपोर्ट बिल इन्वॉल्व होते हैं और पैसा आने में टाइम लगता है। एक्सपोर्ट बिल इन्वॉल्व है तो इसीलिए बिल बाइंग रेट लग रहा है, ठीक है, और पैसा आने में टाइम लगेगा, इसीलिए इसका रेट सबसे कम होता है, क्योंकि बैंक ट्रांजिट पीरियड का इंटरेस्ट काट लेता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये रेट काफी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है कि ठीक है हमने परचेज किया, बैंक ने बिल परचेज किया, बैंक ने बिल डिस्काउंट किया या नेगोशिएट किया, किस रेट पे करेगा? तो बिल बाइंग रेट पे करेगा। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट वो आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार होगा। और पेमेंट रियलाइजेशन मतलब कि एक्सपोर्ट प्रोसीड जो है अप्रूव्ड मैनर में आरबीआई प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर रिसीव होना चाहिए। ठीक है ना? पेमेंट रियलाइजेशन बताया आपको, एक्सपोर्ट प्रोसीड अप्रूव्ड मैनर में आरबीआई प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर रिसीव होना चाहिए। तो दोस्तों एक रूल याद रखिएगा, 21 डेज रूल बोलते हैं। क्या रूल बोलते हैं? 21 डेज रूल, मतलब डॉक्यूमेंट सबमिट करो वरना प्रॉब्लम है। चलिए एक दो यहाँ पे क्विक एमसीक्यूज रिवीजन के लिए सवाल है कि टाइम लिमिट फॉर सबमिटिंग शिपिंग डॉक्यूमेंट टू एडी बैंक कितना है जी? तो टाइम लिमिट है 21 डेज का टाइम लिमिट है, राइट। फिर अगला सवाल है हु कैन कॉन्डोन डिले इन सबमिशन बियॉन्ड 21 डे? तो एडी बैंक जो है 21 डेज के बियॉन्ड यदि जेन्युइन रीजन लगेगा तो उसको कॉन्डोन कर सकती है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है। चलिए अब उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट जो कि है पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस एक्सपोर्ट बिल नेगोशिएटेड वाला केस को देखते हैं। सो एक्सपोर्ट बिल नेगोशिएशन वाला केस है, तो इसका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस केस? देखिए दोस्तों, एक्सपोर्ट करते हैं एलसी के अंदर, डॉक्यूमेंट बेचते हैं। आज हम समझेंगे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि बेस्ड है एक्सपोर्ट बिल नेगोशिएटेड पे। देखिए जब एक्सपोर्टर अपने डॉक्यूमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट के अगेंस्ट बैंक को देता है, ठीक है ना, जब एक्सपोर्टर जो है अपना डॉक्यूमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट के अंडर एक बैंक को देता है और बैंक वेरीफाई करता है कि सब एलसी के टर्म्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तब बैंक उन डॉक्यूमेंट को नेगोशिएट करके एक्सपोर्टर को पैसा एडवांस में दे देता है। इसी को बोलते हैं एक्सपोर्ट बिल नेगोशिएटेड। मतलब ये है एक्सपोर्टर, ये मान लीजिए एक्सपोर्टर है, ठीक है, ये एलसी लेके गया, किसके पास गया जी? बैंक के पास गया। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट के अगेंस्ट जो है बैंक को देता है, या शिपिंग डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं। तो बैंक वेरीफाई करता है कि एलसी का टर्म्स के अनुसार सारा डॉक्यूमेंट है या नहीं है। बैंक भी वेरीफाई करेगा एलसी में जो लिखा है वो शिपिंग डॉक्यूमेंट वैसा है या नहीं, और यदि सब कुछ सही मिलता है तो बैंक उस डॉक्यूमेंट को नेगोशिएट करके एक्सपोर्टर को पैसा एडवांस में दे देता है। दैट्स कॉल्ड एक्सपोर्ट बिल नेगोशिएटेड। की आइडिया यही है कि बैंक तभी नेगोशिएट करेगा जब डॉक्यूमेंट स्ट्रिक्टली एलसी कंडीशन फॉलो कर रहा हो, और ये पूरा प्रोसेस यूसीपीडीसी 600 से गवर्न होता है। आपको पता होगा यूसीपीडीसी 600 आईसीसी का रूल्स है, इंटरनेशनल
आपको पता होगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रूल है। अब दोस्तों इसका रूल यही कर रहा है कि देखो एलसी इशूइंग बैंक तभी पे करेगा जब डॉक्यूमेंट एलसी के टर्म्स के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि पेमेंट अल्टीमेटली एलसी इशूइंग बैंक को ही तो करना है ना। तो तभी पे करेगा डॉक्यूमेंट कंप्लाई विद एलसी टर्म। और ऑपरेशन यूसीपीडीसी से गवर्न होता है, यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। अगर कहीं डिस्क्रिपेंसी है तो बैंक पेमेंट रिफ्यूज कर सकता है। यदि कहीं डिस्क्रिपेंसी है इशूइंग बैंक कैन रिफ्यूज पेमेंट। इसीलिए केयरफुल स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट जरूरी है नेगोशिएशन से पहले। तो एग्जांपल में ले लेता हूं कि जैसे मान लीजिए एक्सपोर्टर ने एलसी कंप्लायंट डॉक्यूमेंट दिए, एक्सपोर्टर ने एलसी कंप्लायंट डॉक्यूमेंट दिया, प्रेजेंट किया, बैंक ने वेरीफाई किया और फिर फाइनेंस रिलीज कर दिया। सिंपल सा स्टेप है। तो याद रखिएगा दोस्तों, एलसी नेगोशिएशन में आपका स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस होगा, यूसीपीडीसी 600 है और कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। तो दोस्तों कुछ यहाँ पे रूल्स हैं। पहला रूल मैंने ये बताया कि देखो एलसी कंपल्सरी कंप्लायंस मैंडेटरी फॉर नेगोशिएशन, नेगोशिएट करना है तो एलसी लगाना ही होगा। यूसीपीडीसी 600 से गवर्न होता है और एलसी लीगल कंप्लायंस, ऐसे याद रखिए। सवाल है कौन सा इंटरनेशनल रूल गवर्न करता है एलसी ऑपरेशन को? यू नो इट वेरी वेल, दैट इज यूसीपीडीसी 600। अगला सवाल है व्हाट हैपन इफ द एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट आर डिस्क्रिपेंट अंडर एलसी। यदि एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंट होगा एलसी के अंदर तो क्या होगा? बैंक नेगोशिएट एट कंसेशनल रेट, इशूइंग बैंक कैन रिफ्यूज पेमेंट, आरबीआई सेटल द डिस्प्यूट, ईसीईसी कवर द डिस्क्रिपेंसी। तो फिर बैंक जो है एलसी डिसऑनर हो जाएगा, राइट। इशूइंग बैंक पेमेंट ही नहीं देगा यदि एलसी से मैच नहीं करेगा तो आपका डॉक्यूमेंट, तो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट, समझे। अब सवाल है कि क्या क्या डिस्क्रिपेंसी हो सकती है, वो जरा देख लीजिए। कॉमन एलसी डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी, तो एक छोटी सी गलती से पेमेंट रुक सकता है। एलसी के अगेंस्ट जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट बैंक को दिए जाते हैं, अगर उनमें कोई एरर हो या एलसी टर्म्स का वायलेशन हो तो इशूइंग बैंक पेमेंट रिफ्यूज कर सकता है। इसी को बोलते हैं एलसी डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी। क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज होते हैं? इवन माइनर मिस्टेक कैन लीड टू नॉन पेमेंट, इसीलिए एलसी के टर्म्स का स्ट्रिक्ट कंप्लायंस जरूरी है। तो कॉमन डिस्क्रिपेंसी क्या होता है कि लेट शिपमेंट ऑफ गुड, देखिए यहाँ लिखा है गुड्स का लेट शिपमेंट करो आप, डॉक्यूमेंट सबमिट करो एलसी के एक्सपायरी के बाद, डॉक्यूमेंट का लेट प्रेजेंटेशन, फिर जो अमाउंट है वो एलसी के अमाउंट से, ड्राइंग जो आपने किया है वो एलसी के अमाउंट से ज्यादा है, ड्राइंग कर लिया है। शिपमेंट जो है किसी अनऑथराइज पोर्ट से कर दो, अनऑथराइज पार्सल शिपमेंट कर दो या ट्रांस शिपमेंट कर दो, बिल ऑफ लैडिंग या एयरवे बिल का इशू, ठीक है, अनसाइंड, अनडेटेड, अनस्टाम्प्ड, मिसिंग ऑन बोर्ड स्टाम्प, फिर यहाँ पे बिल ऑफ लैडिंग इनकम्प्लीट हो या क्लॉज या शॉर्ट फॉर्म बिल ऑफ लैडिंग हो, फिर कह रहा है कि वेट वेरिएशन हो अक्रॉस डॉक्यूमेंट, फिर कह रहा है इनकंसिस्टेंट डिटेल हो, इंश्योरेंस अमाउंट इनएडिक्वेट, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट अनसाइंड और अनडेटेड और रॉन्ग करेंसी, इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स इन इनवॉइस, इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट डिटेल ड्राफ्ट और बिल ऑफ एक्सचेंज, इनसफिशिएंट कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट। ये सब कारण है दोस्तों आपके माइनर मिस्टेक के कारण जो है नॉन पेमेंट होता है, राइट। तो एक्सपोर्टर ने शिपमेंट लेट किया, एलसी एक्सपायर हो गया, बैंक पेमेंट रिफ्यूज कर देगा। किन किन कारणों से बैंक पेमेंट रिफ्यूज करता है उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। चलिए, तो हमने क्या क्या पॉइंट देखा कि देखो एलसी के टर्म्स को देखो, चेक करो, शिपमेंट के लिए, पोर्ट्स के लिए, इंश्योरेंस के लिए, डॉक के लिए। इंश्योर करो कंसिस्टेंसी अक्रॉस ऑल द डॉक्यूमेंट। सवाल है इनमें से कौन सा एक एलसी डिस्क्रिपेंसी है? ऑनबोर्ड स्टाम्प मिसिंग ऑन बिल ऑफ लैडिंग, इंश्योरेंस इन एलसी करेंसी, एग्जैक्ट वेट मैच इन ऑल द डॉक, ऑल डॉक्यूमेंट सबमिटेड, ये पहला वाला है कि जो ऑनबोर्ड स्टाम्प नहीं है तो ये कॉमन डिस्क्रिपेंसी है। अगला सवाल है कि व्हाट हैपन इफ द डॉक्यूमेंट आर इनकंसिस्टेंट विद एलसी, यदि डॉक्यूमेंट एलसी से इनकंसिस्टेंट है तो क्या होगा? बैंक नेगोशिएटेड हायर इंटरेस्ट, इशूइंग बैंक, यस, इशूइंग बैंक पेमेंट रिफ्यूज कर देगा। अब जरा बात करते हैं, अभी हमने देखा था इससे पहले नेगोशिएशन वाला केस। तो नेगोशिएशन वाले केस में जो बैंक बेसिकली फाइनेंस करती है उसका क्या कंडीशन है। अब बैंक बिल सेंट ऑन कलेक्शन वाला केस देखते हैं, ठीक है। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस की बात हो रही है, बिल सेंट ऑन कलेक्शन, इसके अगेंस्ट एडवांस बैंक कैसे देती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक्सपोर्ट करते हैं, एलसी डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी आ गई या क्रेडिट लिमिट खत्म हो गया। देखिए, जब एक्सपोर्टर अपने एक्सपोर्ट बिल नेगोशिएशन के बजाय कलेक्शन बेसिस पर भेजता है तो बैंक उसके अगेंस्ट रूपी फाइनेंस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? रूपी फाइनेंस, कलेक्शन बेसिस पे। एक तो नेगोशिएशन था, दूसरा है कलेक्शन, ठीक है। तो इसको कहते हैं एडवांस अगेंस्ट बिल सेंट ऑन कलेक्शन बेसिस। तो की आइडिया यही है, ये ऑप्शन तब यूज होता है जब एक्सपोर्ट क्रेडिट लिमिट एग्जॉस्ट हो जाए। लिखा है ना कि जब आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट लिमिट एग्जॉस्ट हो जाए तब ये ऑप्शन यूज होता है।
एलसी डॉक्यूमेंट में मान लीजिए डिस्क्रिपेंसी है, एक्सपोर्टर चाहता है डिले हो रियलाइजेशन में फॉरेक्स गेन के लिए, ठीक है, तब वहां पे यूज होता है। 3 कंडीशन बताया, एक्सपोर्ट क्रेडिट लिमिट एग्जॉस्ट हो गया हो, इट इज यूज व्हेन क्रेडिट लिमिट आर एग्जॉस्टेड, एलसी डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी हो, या एक्सपोर्टर चाहता है डिले इन रियलाइजेशन फॉरेक्स गेन के लिए, तब होता है। तो इसका रूल क्या है, फॉर्मूला क्या है कि देखिए, रीजन होता है कलेक्शन बेसिस का। पहला लिखा है कि एक्सपोर्ट क्रेडिट लिमिट फुल्ली यूटिलाइज, एलसी डॉक्यूमेंट हैव डिस्क्रिपेंसी, ये 3 कारण होते हैं। एक्सपोर्टर वांट डिलेड रियलाइजेशन, एक्सपोर्टर चाहता है कि रियलाइजेशन बाद में हो, तुरंत रियलाइजेशन ना हो फॉरेक्स गेन के लिए, क्योंकि आपको पता है कि देखो फ्यूचर में जो है एक्सचेंज रेट बढ़ने वाला है तो हमको फॉरेक्स गेन होगा, तो अभी हमको नहीं चाहिए पैसा, हमको डिले कर दो, तो कलेक्शन के लिए भेज दे देगा, ठीक है। या एलसी में कुछ डिस्क्रिपेंसी और टाइम, जहां भी टाइम चाहिए उसको, ठीक है, तो वहां पे कलेक्शन के लिए भेज देता है। अब एडवांस कैसे बैंक अलाउ करेगी, तो दोस्तों रूपी फाइनेंस देगी बिना फिक्सिंग फॉरेन करेंसी लायबिलिटी, ठीक है। और दूसरी बात है दोस्तों कि कंसेशनल इंटरेस्ट रेट जो मिलता है वो डीपी पीरियड पे मिलेगा, डीपी बिल पे मिलेगा ट्रांजिट पीरियड तक, और यूजेंस बिल पे मिलेगा ट्रांजिट प्लस यूजेंस प्लस ग्रेस पीरियड तक, यानी तीनों को जोड़ दीजिए। और इसके बाद नॉर्मल इंटरेस्ट रहेगा एज पर आरबीआई गाइडलाइन, समझे। तो दोस्तों आपको मैंने ये बताया कि देखो कंसेशनल इंटरेस्ट जो मिलता है यदि डिपेंड करता है कि बिल कैसा है, यदि डीपी बिल हो तो फिर आप ट्रांजिट पीरियड तक कंसेशनल इंटरेस्ट रेट दीजिए, और यदि आपका डीए बिल हो तो फिर वहां पे आप ट्रांजिट यूजेंस और ग्रेस पीरियड तक आप कंसेशनल इंटरेस्ट रेट दीजिए। तो ट्रांजिट पीरियड कब से स्टार्ट होता है, तो डेट फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर कलेक्शन, तो आपने एक डॉक्यूमेंट को कलेक्शन के लिए भेज दिया, जिस दिन आपने प्रेजेंट किया डॉक्यूमेंट उस दिन से आपका ट्रांजिट पीरियड स्टार्ट होता है। और सैंक्शनिंग की बात कर लें तो ब्रांच के पास डेलीगेटेड पावर होना चाहिए, क्योंकि सारी अथॉरिटी जो है सैंक्शन नहीं कर सकते इसे, खासकर कलेक्शन वाले केस को थोड़ा सा रिस्की है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक्सपोर्टर ने एलसी डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी थी, नेगोशिएशन पॉसिबल नहीं था, बैंक ने कलेक्शन बेसिस पर रुपये एडवांस दिया, समझे। तो कलेक्शन बेसिस पे रुपये एडवांस मिलता है और कंसेशनल इंटरेस्ट रेट मिलता है एनटीपी तक, एनटीपी तक जो है आपको कंसेशनल इंटरेस्ट रेट मिलेगा। एनटीपी कैसे डिसाइड होता है, तो यहाँ पे देखिए डीपी बिल में ट्रांजिट पीरियड, और तो एनटीपी स्टार्ट कब से होता है, जिस दिन आपने डेट फॉर प्रेजेंटेशन फॉर डॉक्यूमेंट फॉर कलेक्शन, तब से एनटीपी स्टार्ट होता है। फॉरेक्स की कोई लायबिलिटी नहीं है, इसलिए रुपी फाइनेंस दिया जाता है कलेक्शन बेसिस पे, ठीक है। तो बैंक ने कलेक्शन बेसिस पे रुपये एडवांस दिया, नेगोशिएशन पॉसिबल नहीं था क्योंकि एलसी में कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। तो डीपी बिल में ट्रांजिट पीरियड ओनली, और यूजेंस बिल में ट्रांजिट यूजेंस और ग्रेस पीरियड ओनली, ये जिसे एनटीपी डिसाइड होता है, कंसेशनल इंटरेस्ट रेट तब तक मिलता है। सवाल है तो कलेक्शन बेसिस में रुपी फाइनेंस अगेंस्ट एक्सपोर्ट बिल सेंड फॉर कलेक्शन, रीजन बता दिया आपको, इंटरेस्ट बता दिया, सैंक्शन डेलीगेटेड अथॉरिटी करेंगे। सवाल है व्हाई माइट एन एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट बिल टू बी सेंड ऑन कलेक्शन बेसिस, टू अवॉइड एलसी कंप्लायंस, नहीं, टू डिले रियलाइजेशन फॉर फॉरेक्स गेन, हाँ ये हो सकता है, टू रिड्यूस बैंक चार्ज, टू अवॉइड ईसीसी कवर, नहीं, बी नंबर करेक्ट है। कंसेशनल इंटरेस्ट ऑन यूजेंस बिल अप्लाई फॉर ट्रांजिट प्लस यूजेंस प्लस ग्रेस पीरियड, बी करेक्ट है। तो दोस्तों फ्री वाला पोर्शन यही समाप्त होता है, बाकी कंसेप्ट पेड कोर्स में अवेलेबल रहेगा। विशेष जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर